लिखा हुआ द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस आर कंटेन्ड इन द बजट ऑफ साइंटिफिक केमिकल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। कि वो एक प्रोजेक्टेड बजट हमें दिया हुआ है 31 दिसंबर 2014 का। एनुअल लोकल एंड एक्सपोर्ट सेल्स, उसने हमें लोकल और एक्सपोर्ट सेल्स बता दी। दो प्रोडक्ट हैं, एक है 31 और एक है 32। कहते हैं कि जनाब जो लोकल सेल्स हैं वो पर यूनिट सेल है 1965 और जो आपने यूनिट सेल डिमांड है वो है 40,000। और अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो 2100 पर यूनिट है और डिमांड है 25,000। एक बात तो यहां से हमें कंफर्म हो गई कि अगर हमें इन दोनों में से प्लान करना पड़े कि लोकल सेल करनी है या हमने एक्सपोर्ट करनी है, तो यहाँ से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा है कि हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कॉस्ट हमें सेम पड़नी है, बट जो पर यूनिट सेल है वो हमें लोकल सेल से एक्सपोर्ट सेल से ज़्यादा मिल रही है। तो जो 32 प्रोडक्ट है वो 1410 है और 50,000 यूनिट आपने सेल करनी है और 1500 है सेल एक्सपोर्ट की और 24,000 यूनिट डिमांड है। तो इसमें भी अगर हम रैंकिंग में देखें तो क्लियर लग रहा है कि जिसकी सेल ज़्यादा है, सेल प्राइस ज़्यादा है, हमें वो पहले सेल करनी चाहिए। रॉ मटेरियल आपको गिवन है, लिखा हुआ है रॉ मटेरियल ए एट 25 पर केजी। तो ये जो है वो ये 4 केजी है और ये है 3 केजी पर यूनिट। रॉ मटेरियल बी 60 रुपीज़ पर केजी है और लगता कितना है 3.5 और 2.6 पर यूनिट ऊपर लिखा हुआ। फिर स्किल्ड लेबर 250 पर लेबर आवर है और लेबर आवर लगती कितनी है 2.4 और 2। और सेमी स्किल्ड लेबर 120 पर आवर्स के हिसाब से 5 घंटे पर यूनिट लगते हैं 31 पे और 2.5 एक लगते हैं 32 पे। उसके बाद उसने कहा है कि हमारे पास जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, वेरिएबल ओवरहेड each unit 31 32 are estimated 125 and 60 per unit respectively. Fixed overhead including admin and selling overhead would amounted to rupees 3 million per month. अच्छा, अगर डिसीजन मेकिंग की बात हो तो फिक्स्ड कॉस्ट इग्नोर करते होते हैं और अगर प्रॉफिट स्टेटमेंट वो पूछ रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट फिर लेनी है क्योंकि प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट लेनी पड़ती है। द कंपनी इज फेस्ड विद द अंडर मेंशन्ड कंस्ट्रेंट, ये बस नीचे तो हम जाने ही, हमने सिर्फ ये पढ़ना है द सप्लायर ऑफ मटेरियल बी कैन सप्लाई 27,700 kg पर मंथ ओनली। मटेरियल बी की एक बात याद रखें, कंस्ट्रेंट 90% वही होता है जिसकी अवेलेबिलिटी गिवन हो। जैसे मटेरियल ए के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ कि मटेरियल ए कितना अवेलेबल है, इसका मतलब है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद वो नीचे लिखा हुआ है कि ओनली 35 स्किल्ड वर्कर विल बी अवेलेबल फॉर ईच शिफ्ट 8 आवर्स। 35 लोग हैं और हर बंदा 8 घंटे काम करता है। पूरे महीने के अंदर 25 दिन काम होता है और 3 शिफ्टों की बेसिस पे काम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 35 लोग हैं, 3 शिफ्टें हैं और 25 दिन टोटल काम होता है, ओके होगी बात। 8 घंटे काम होता है एक शिफ्ट के अंदर। तो ये तो पर मंथ डाटा हो गया ना, और हमें क्या चाहिए पूरे साल का। तो अगर हम इन दोनों की बात करें कि मटेरियल बी टोटल अवेलेबल कितना है, मटेरियल बी ये वर्किंग है सारी अवेलेबल, वर्किंग काइंडली आप करते रहिएगा साथ साथ। 27,700 पर मंथ, 27,700 पर मंथ और पूरे साल का हमें अवेलेबल कितना होगा
जी इसको मल्टीप्लाई करके बताएगा कोई। 332400 332400 फिर उसके बाद है स्किल्ड लेबर। वो कितनी अवेलेबल है हमारे पास, वो कहता है 35 शिफ्टें हैं, सॉरी 35 लोग हैं, 3 शिफ्टें हैं, एक महीने में 25 दिन है और हर दिन 8 घंटे काम होता है। ये है सारे का सारा पर मंथ डाटा, मल्टीप्लाइड बाय 12 ये हो जाएगा पूरे साल का। 35 लोग हैं, 3 शिफ्टें हैं, एक महीने में 25 दिन है और हर दिन 8 घंटे काम होता है। ये सारा एक महीने का डाटा है और हमें चाहिए 12 महीनों का, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई? 252,000 252,000 ये हमें अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं कि हमें रिक्वायर्ड कितने हैं। ठीक होगी बात। तो फिर उसके बाद हम चल दे, पहले वैसे तो ये उसने जो जिस तरह से सवाल बताया है तो ऐसे ही लग रहा है कि वो कहता है द कंपनी इज फेस्ड अंडर मेंशन्ड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब ही लिमिटिंग फैक्टर होता है। हम सिर्फ इसलिए फाइंड करना चाह रहे हैं कि ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अब हम अक्सर लिमिटिंग फैक्टर फाइंड तो करते हैं और कुछ लोगों की ये क्यूरी भी थी कि सर हमें लिमिटिंग फैक्टर का नहीं पता चलता कि कैसे फाइंड करें। तो सिंपल अवेलेबल और रिक्वायर्ड फाइंड कर लिया करें। अगर अवेलेबल ज्यादा है तो देयर इज नो कंस्ट्रेंट, देयर इज नो लिमिटिंग फैक्टर, और अगर अवेलेबल कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो फिर कंस्ट्रेंट वाला काम आएगा। ओके होगी बात। तो अभी हम चेक कर ले कि हमें अवेलेबल कितने हैं। जी यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले अवेलेबल तो पता चल गया, रिक्वायरमेंट पे चलते हैं कि आपको प्रोडक्ट 31 के कितने यूनिट बनाने हैं लोकल सेल के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। प्रोडक्ट 31, हाँ जी जनाब, आपको जो लोकल चाहिए यहाँ पर आप देखिए 40,000 लोकल सेल के लिए, लोकल सेल्स के लिए 40,000, एक्सपोर्ट के लिए, ये मैं 31 की भी बात कर रहा हूँ, 25,000। ये प्रोडक्ट 31 है जो हमें रिक्वायर्ड है चीज। ठीक होगी बात। अब इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हमें मटेरियल बी कितना चाहिए और इन्हीं के लिए हमें लेबर कितनी चाहिए। ठीक होगी बात। फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही प्रोडक्ट 32 पे करेंगे, उसकी भी लोकल सेल है, उसकी भी एक्सपोर्ट्स हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्सपोर्ट्स और लोकल सेल्स 50,000 और 24,000, 50,000 और 24,000। क्लियर होगी बात। हाँ जी, तो क्योंकि आपको बनाने के लिए तो सेम ही चाहिए, आप चाहे तो इसको प्लस करके मल्टीप्लाई कर दें या अलग अलग कर दें कि अगर हमने जो टोटल जो यूनिट हमने बनाने हैं वो कितने हो जाएंगे 40 प्लस 25 65,000 और 74,000। हाँ जी, तो मटेरियल बी बताएं कितना रिक्वायर्ड है 31 के लिए। ये है मटेरियल बी 3.5, एक यूनिट के लिए 3.5 kg मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 kg,
तो हमारे पास मटेरियल बी की रिक्वायरमेंट आ जाएगी 65,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। और अगर यहां पर हम इसकी लेबर चेक करते हैं तो लेबर कितनी चाहिए, स्किल्ड लेबर 2.4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 से तो हमारे पास स्किल्ड लेबर आ जाएगी। फिर बिल्कुल ऐसा ही यहां पर प्रोडक्ट बी पे जाएं, 2.6 kg चाहिए मटेरियल बी और 2 आवर्स चाहिए एक यूनिट को बनाने के। तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। तो जल्दी से 65 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 करें तो कितना आंसर आ रहा है, 227500। 227500 और फिर मल्टीप्लाई करें 74,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.6 192400। 192400 और फिर 65,000 को मल्टीप्लाई कर दें 2.4 से 156,000। 156,000 और 74,000 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से 148,000। 148। अब इसको टोटल कर लेते हैं 419900। किसका, ये बी मटेरियल बी का, दोबारा बी बताइएगा, दोबारा 4199 419900। 400 419900 और इसका बताएं लेबर का 304000। 304। हाँ जी जनाब, आपके पास दोनों ही कंस्ट्रेंट में है, ये आप चेक कर लें, दोनों ही कंस्ट्रेंट में है। मटेरियल बी आपको अवेलेबल है 332,400 और आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो है 419,000। और फिर अगर आप देखें 252,000 अवेलेबल है और आपको चाहिए 304, तो दोनों ही कंस्ट्रेंट है। अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, लिमिटिंग फैक्टर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, जो पहला टारगेट होता है ना हमारा, लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना, वो हमने कर लिया। अब अगला काम हमने करना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर फाइंड करके कि पहले हम 31 प्रोडक्ट बनाएंगे या पहले हम 32 प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए एक बात यहां पर ऑब्वियस है, डिसीजन मेकिंग में कुछ बातें आपने पहले से ध्यान में रखनी है कि दोनों के केसेस में हमने एक्सपोर्ट्स को प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि दोनों की जो सेल प्राइस पर यूनिट है एक्सपोर्ट के केसेस में वो ज्यादा है। तो हमारा डिसीजन जो है वो आएगा प्रोडक्शन के अंदर कि हमें 31 प्रोडक्शन को पहले करना चाहिए या 32 की प्रोडक्शन पहले करनी चाहिए। ठीक होगी बात। तो हम प्रोडक्शन की तरफ आते हैं जरा। तो सबसे पहले हम वही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करते हैं, सेल प्राइस, मतलब दोनों प्रोडक्ट का। हमारे पास एक प्रोडक्ट है 31, एक प्रोडक्ट है 32। ओके होगी बात। तो सबसे पहले तो सेल प्राइस देखते हैं, सिर्फ लोकल सेल की देखेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट का केस में दोनों की सेल प्राइस ज्यादा है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो सेल प्राइस लोकल सेल्स की ये 1965 गिवन है और 1410 गिवन है। 1965 और 1410, इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल ए है, मटेरियल बी है, उसके बाद स्केल्ड लेबर है, अनस्केल्ड लेबर है,
उसके बाद उसने खुद ही वेरिएबल ओवरहेड बताया हुआ है। ओके की बात। हाँ जी, पुट करते जाए। मटेरियल ए 31 प्रोडक्ट पे जरा गौर फरमाइएगा। मटेरियल ए 4 केजी लगता है और 1 केजी की कीमत 25 रुपए है। 4 केजी लगता है और 1 केजी की कीमत 25 रुपए है। तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, 100, और फिर 32 प्रोडक्ट पे 3 केजी लगता है, तो 3 केजी को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। ये समझ लग गई ना। फिर मटेरियल बी पे आ जाओ। 3.5 केजी लगता है और 60 रुपए 1 केजी की कीमत है। तो ये आपको मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा। 60 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, 210 210, और 60 मल्टीप्लाइड बाय 2.6, 156 150 से। ये पता है ना क्यों, किसको किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जितने केजी रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय पर केजी रेट। फिर आ जाए स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर चाहिए 2.4 आवर्स और 1 घंटे की कीमत 250। तो 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 250, 600 600, और फिर 250 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये तो 500 आ जाएगा। फिर अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर 5 घंटे चाहिए और 1 घंटे की कीमत 120 रुपए। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 120, ये भी 600 आ जाए। और 120 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, आधा चाहिए तो 300। 120, ये अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं। 300 क्लियर होगी बात। अब उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड नीचे गिवन है। 31 के 125 हैं और 32 प्रोडक्ट के 60 हैं। 125 और 60। लो मेरे भाई, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया हमारे पास। 1965 में से ये सारे माइनस कर दो जरा। 100, 210, 600, 600, 125, 30 कितना? सॉरी, 330, 30 319 319। गुड हो गया। ये तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया है। हमें चाहिए होता है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, और यहां पर लिमिटिंग फैक्टर भी 2 है। यहां पर लिमिटिंग फैक्टर भी 2 है, और खुशकिस्मती से दोनों की रैंकिंग सेम है, अदरवाइज यहां पर भी एक इशू हो सकता था। तो हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन। पहले तो लिमिटिंग फैक्टर लिखा करें, अच्छी चीज ये होती है। पहले लिमिटिंग फैक्टर लिखा करें। एक मटेरियल बी है और एक स्किल्ड लेबर है। मटेरियल बी, आपको एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल बी कितना चाहिए होता है? 3.5, और 32 को बनाने के लिए चाहिए 2.4। स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर चाहिए 2.4, 31 को बनाने के लिए 2.4, और आई थिंक 2 चाहिए। हाँ जी, 2 चाहिए उसको बनाने। अब हमारे पास आ जाएगा लिमिटिंग फैक्टर। ये है लिमिटिंग फैक्टर, और हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो डिवाइड कर दे सिंपल। 330 को डिवाइड कर दें और फिर 319 को डिवाइड करते। तो पहले तो मटेरियल बी का मुझे बताया ना कंट्रीब्यूशन।
330 divided by 3.5. 94.29. 94.29 और फिर डिवाइड करें 319 को 2.4 पे 122.69. 122.69 फिर स्किल्ड लेबर को भी डिवाइड करके बता दें बिल्कुल वैसे ही 137.5. 137.5 और 319 divided by 2 159.5. अगर आप देखें तो दोनों के केसेस में हमारा जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो प्रोडक्ट 2 का ज्यादा आ रहा है। तो रैंकिंग के हिसाब से पहले हम बनाएंगे प्रोडक्ट 32 और फिर हम बनाएंगे प्रोडक्ट 31। और इंटरेस्टिंग बात ये चीज सारी आपको पहले ही समझ लग चुकी थी, आपको इसका लास्ट पोर्शन समझ लगा। हालांकि मैं आपको एक बात कहूं, अब कोशिश किया करो कि जो चीज आपको आती है ना उस हिसाब से सवाल हल किया करो डिसीजन मेकिंग। हर सोल्यूशन में डिफरेंट चीजें होती हैं और उन सोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी परेशानी हो जाती है आप लोगों को, जिस वजह से आप लोगों को कोई परेशानी आ रही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने ये देखना है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट कितनी कितनी बनानी है। तो जाहिर सी बात है पहले 32 बनाएंगे, पहले 32 की एक्सपोर्ट भी कर देंगे, फिर उसकी लोकल सेल भी बना देंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। तो अपनी प्रोडक्ट में भी पहले हमने बनाना है, एक्सपोर्ट बनानी है और उसके बाद लोकल सेल, कुछ बच गया तो लोकल सेल बना देंगे। और उन्होंने यही चीज लिखी हुई है। और हम जिस तरह से लिखते हैं ना, हमारा तरीकाकार क्या होता है कि हम लिखते हैं कि सबसे पहले लिख लो अवेलेबल। हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है वो कितनी कितनी है, मटेरियल बी कितना अवेलेबल है और स्किल्ड लेबर कितनी अवेलेबल है। हाँ जी, ये हमने क्वेश्चन के शुरू में अवेलेबिलिटी फाइंड कर ली थी। 332,400 ये लेबर अवेलेबल है और 252,000 हमारे पास स्किल्ड लेबर, सॉरी ये मटेरियल बी अवेलेबल है और ये स्किल्ड लेबर अवेलेबल है। ऐसा ही है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट 32 पूरी करेंगे, प्रोडक्ट 32। अब प्रोडक्ट 32 की जो टोटल डिमांड है हमारे पास, क्योंकि ये तो हमने पूरी करनी करनी है, वो डिमांड है मेरे भाई आपके पास 50,000 प्लस 2400। 50,000 ये लोकल सेल है प्लस 24,000 ये एक्सपोर्ट्स हैं। टोटल 74,000 हमें चाहिए यूनिट्स। तो अगर मटेरियल बी के लिए कितनी कंजम्पशन हो जाएगी, एक यूनिट बनाने के लिए कितने यूनिट चाहिए, एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल बी 3.5 kg। इसका मतलब है मटेरियल बी जो जितना कंज्यूम हो जाएगा वो 3. सॉरी ये 31 है, 32 पहले बना रहे हैं, 2.6 kg और लेबर चाहिए 2। तो पहले तो इसको फारिग करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक दफा 74,000 को मल्टीप्लाई करेंगे एक दफा 2.6 से और 74,000 को मल्टीप्लाई करेंगे एक दफा 2 से। ये ब्रैकेट में नहीं मैं लगा रहा, ये वर्किंग शो कर रहा। तो 34,000 को 2.6 से मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आता है? 192400. 192400 और 252 ये सारी वर्किंग आपकी हो चुकी है पहले ही। 74,000 मल्टीप्लाई बाय 2 148,000. 148,000। इसका मतलब है ये चीजें हमने इसमें कंज्यूम कर लेंगी। रिमेनिंग कितना बच जाएगा, मटेरियल बी 332,400 माइनस 192,400 140,000. 240,000 140,000.
140,000। और लेबर कितनी रहेगी आपके पास? 104,000। 104,000। तो इसमें हमने जो प्रोडक्ट 32 है वो बना लिया, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट 31 पे। अब प्रोडक्ट 31 में भी दो केसेस हैं। पहले हम क्या करें, पहले हम एक्सपोर्ट सेल्स कर लें पूरी या लोकल सेल? तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट में हमें ज्यादा फायदा हो रहा है, तो पहले हम एक्सपोर्ट को पूरा करते हैं, फिर लोकल सेल में जो बच जाएगा वो देखेंगे कि लोकल सेल के कितने यूनिट रह जाते हैं, एक तरीका। और दूसरा तरीका ओवरऑल भी हम फाइंड कर सकते हैं, सिंपल। 140,000 आपके पास अवेलेबिलिटी है, हम पहले ये चेक कर लें कि 140,000 से हम बना क्या सकते हैं। तो पहले मैं तो यही आपको कहूंगा कि पहले आप उसकी ना एक्सपोर्ट खत्म कर लें, फिर लोकल सेल पे आते हैं। उसकी एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है 25,000 यूनिट। अब 25,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट के लिए 3.5 केजी चाहिए, और 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.6, तो 25,000 को तो ये पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं, फिर जितना बच जाएगा मटेरियल उससे जितने रिमेनिंग यूनिट बन सकते हैं वो बना लेंगे। तो 25,000 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें, 87500। 87500, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, और 25,000 को 2.6 से भी मल्टीप्लाई कर दें, 65,000। 65,000। डन। अब चेक करते हैं रिमेनिंग मटेरियल बी कितना बच गया। 25,000। 25,000 हम 25,000 तो नहीं आएगा, 1,40,000 माइनस, 525,000। सॉरी दोबारा, 525,000। 525,000 या 100, 5 to 500, क्योंकि 1,40,000 है ना फिर। 100। 5 to 500। हाँ जी, उसके बाद 104 में से 65 भी माइनस कर दें, 39,000। 39। अब जहरी सी बात है 52,500 में पूरे तो बनने नहीं है, तो हम कितने बना सकते हैं वो कैसे फाइंड करते होते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे 3.5 पे, और इसको डिवाइड कर देंगे 2.6 पे। तो जो यूनिट हम 31 के बना सकते हैं वो कितने हैं लोकल सेल के लिए? 15,000। तो 15,000 बना सकते हैं, और इसमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बनाने 15,000 ही है, इसमें जवाब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये तो नहीं कर सकते ना कि हम में मटेरियल लेबर है हमारे पास, जब तक मटेरियल नहीं होगा तो हम नहीं लगा सकते। तो इसमें हमारे कुछ लेबर बच सकती है, जैसे 39,000 को डिवाइड करें जरा 2.6 पे, कितना आंसर आ रहा है? 15,000। 39,000 को 2.6 पे तभी 15,000 आता है। जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो हम 31 के 15,000 यूनिट बना सकते हैं। इसका मतलब है हम 32 के भी सारे यूनिट बना लेंगे, 31 के जो एक्सपोर्ट करने हैं वो भी पूरे यूनिट बनाएंगे 25,000, लेकिन बाकी जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है 15,000 यूनिट बना सकते हैं 40,000 में से, ठीक है। और बाकी अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी आउटसोर्सिंग की तो आउटसोर्स कर लेंगे, वरना बस इतना ही बना लेंगे। हाँ जी, सवाल क्लियर हो गया या नहीं? डन होगी बात, आगे चलें फिर। ये था क्वेश्चन नंबर 4, और यही चीज मेरे ख्याल में परेशान कर रही थी आप लोगों को। आई कैप ने एक और तरीके सॉल्व करने की कोशिश की है, जो चीज आपको नहीं समझ लग रही थी, वरना ये सिंपल जैसा सा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। पहले क्वेश्चन नंबर 12,
जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आपका, कैपुचिनो लिमिटेड। हाँ जी, ये सवाल पे देखें जरा, इस सवाल में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हमने फाइंड करना है। इसमें थोड़ा सा उसने ये सवाल बाकियों से ज़्यादा आसान था, लेकिन उसने थोड़ी सी डैमेज की परसेंटेज दे दी थी, जिस वजह से कुछ वर्किंग में इशू हो सकता है आप लोगों को। अगर आपने तो सही सी बात है सवाल कर लिया है, तो पढ़ते हैं पहले और फिर इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसमें वो लिमिटिंग फैक्टर वाली चीज़ें नहीं है, इसमें कोई और डिसीजन मेकिंग करवाई है। Cappuccino Limited, incorporated in January 2018, is engaged in manufacturing and marketing of two types of, दो प्रोडक्ट हैं आपकी S1 और S2। Due to strict quality standard of CL, the ratio of the damaged goods is high. The ratio of the damaged goods, कहता है S1 can only be identify 100% completion। लो जनाब, आपकी पूरी कॉस्ट लग जाती है, उसके बाद आपको पता चलता है कि यूनिट डैमेज हुए। इसका मतलब है कॉस्ट पूरी लगी है इसके ऊपर। Whereas the S2 is identify 60% completion, कहता है जो S2 है वो 60% अभी हमारी कॉस्ट लगती है और हमें पता चल जाता है। बिल्कुल इक्वलेंट प्रोडक्शन वाला यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है। डैमेज यूनिट ऑफ S1 एंड S2 कैन बी सोल्ड 80% एंड 50%। कहता है डैमेज यूनिट को आप एज इट इज सेल करना चाहते हो ना, तो वो ओरिजिनल सेल प्राइस का 80% पे बिक जाएगा S1 और 50% पे बिक जाएगा S2। Production department believes that unit can be sold at full market price। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि आपका वो पूरी जो ओरिजिनल सेल प्राइस है उसी पे बिक जाएंगे, अगर आप उसको थोड़ा सा रिपेयर करवा लो, रेक्टिफाई कर लो। और रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट कितनी लग रही है? 150 और 450। एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो कहता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आपके पास है 347,000 और 218,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी है 47,000 और 30,000। प्राइस उसने दे दी सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट। कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर S1 के 15,000 यूनिट हैं और S2 के 22,500 यूनिट है। ओके की बात। फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड थ्रू आउट द ईयर। कहता है फिक्स्ड कॉस्ट जो इनकर्ड हुई है आपकी वो है 80 मिलियन, और एलोकेट किस पे करता है? टोटल यूनिट प्रोड्यूस पे, यानी जितने यूनिट प्रोड्यूस है ना उस पे डिवाइड करके करता है। सेलिंग एक्सपेंस है 1% ऑफ सेल्स। एक बात याद रखें, एक चीज जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, और वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की एग्जाम्पशन। इसमें लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है और इन्वेंट्री का ही सारे का सारा मामला इस्तेमाल हुआ है। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ये, कहते हैं वेदर सीएल सेल डैमेज गुड्स या विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। यानी सवाल यह है कि उसको जो यूनिट डैमेज हुए हैं उन्हें रिपेयर करके बेचना चाहिए या बगैर रिपेयर के बेचना चाहिए, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल यह है कि जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हमारी इन्वेंट्री मौजूद है डैमेज यूनिट्स, उसको किस पे लिखना है? क्योंकि आपको पता है IS2 हमें कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि S1 और S2 के जो यूनिट है वो हमें किस तरह से बेचना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा आएगा, जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा आएगा उस पे बेचेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमने यहां पर लेनी नहीं है, डिसीजन मेकिंग है। ओके होगी बात। चलें जनाब, चेक कर लेते हैं फिर। तो सबसे पहले आप आ जाएं कि हम देख लेते हैं उसको किस तरह से सेल करना है, प्रोसेसिंग करके बेचना है या बगैर प्रोसेसिंग के बेचना है। तो सेल प्राइस पहले लेते हैं। हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, S1 है, S2 है।
अब S1 है और S2 के अंदर दो बॉक्स बनेंगे। S1 का भी एक बॉक्स बना लेते हैं अलग से, ये लिखते हैं विदाउट प्रोसेसिंग, विदाउट प्रोसेसिंग या बिफोर रेक्टिफिकेशन लिख लो, बिफोर रेक्टिफिकेशन। और एक S1 का बनेगा रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है, मतलब उसको ठीक करके। बिल्कुल S1 के भी हम दो बॉक्स बनाएंगे। एक आ जाएगा बिफोर रेक्टिफिकेशन, मतलब डैमेज भेज देंगे, डैमेज यूनिट भेज देंगे, और दूसरा रेक्टिफाई करके भेजेंगे। अब उसने हमसे ये पूछा कि आपकी डिसीजन मेकिंग ये करवा रहा है कि आपको आपने बेचने किस तरह से। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं इनकी सेल प्राइस, सेल प्राइस पर यूनिट जो गिवन है सवाल के अंदर। ये है जनाब सेल, दोनों की गिवन है, S1 की भी S2 की भी, और ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। इनको आपस में कर दो डिवाइड, तो पता चल जाएगा कि आपकी सेल प्राइस पर यूनिट कितनी आ रही है। और ये डैमेज यूनिट्स इसमें नहीं है, क्योंकि डैमेज यूनिट तो आपके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये गुड यूनिट की सेल प्राइस है। तो सबसे पहले S1 की सेल प्राइस फाइंड करें, 492,800 डिवाइडेड बाय 347,000। जी जनाब, 1420 1420 सेल प्राइस हमारी आ गई रेक्टिफिकेशन की 1420। और दूसरा के भी बता दें, 463,760 डिवाइडेड बाय 218,000। 2127 2127। अब अगर आप ऊपर देखें तो उसने कहा है कि S1 के जो डैमेज यूनिट्स हैं, अगर आप उसको डैमेज हालत में बेचेंगे तो 80% कॉस्ट पे बिक जाएंगे, 80% वैल्यू पे, और दूसरा 50% वैल्यू पे। तो हम फाइंड कर लेते हैं इसको। तो फाइंड करें जरा, इसका 80% फाइंड कर लें, 1420 का 80%, 1136 1136। और इसका 50% फाइंड कर लें, 1064 1064। क्लियर होगी बात। ये आ गया सेल, इसमें से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में उसने हमें बताया हुआ है, यहां पर आए जरा, कहते हैं चीज को बनाने की जो कॉस्ट आई है आपके पास वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 4131430। लेकिन ये टोटल कॉस्ट है, क्योंकि हम जो ये कर रहे हैं ये प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाई हुई है। अगर आप ये देखें तो उसने हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट स्टेटमेंट है, कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स्ड कॉस्ट भी है, और हमें चाहिए सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट। डिसीजन मेकिंग में हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती है, फिक्स्ड कॉस्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें से पहले तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे लगी है उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट पहले माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट उसने सवाल के अंदर बताई है कि फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास ये है 80 मिलियन है, और एलोकेट किस पे हो रही है, टोटल यूनिट प्रोड्यूस, टोटल यूनिट सोल्ड नहीं, टोटल यूनिट प्रोड्यूस। तो चलते हैं टोटल यूनिट प्रोड्यूस फाइंड कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, टोटल यूनिट प्रोड्यूस। जी जनाब, तो सबसे पहले जितने आपने सेल किए हैं वो तो लिखें, यूनिट सोल्ड
हाँ जी, 347,000 यूनिट आपने S1 के सेल किए हैं, 347,000 यूनिट S1 के, और 218,000 S2 के, 218,000 S2 के। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 47,000 और 47,000 और 34,000, मतलब जितने हमने बेच दिए और जितने हमारे पास पड़े हुए हैं, जितने हमने बेच दिए और जितने हमारे पास पड़े हुए हैं। ओके होगी बात? तो कितने हो गए टोटल यूनिट? प्लस करेगा 394,000 394,000 यूनिट्स, और S2 के 252,000 252,000। अब इसके अंदर डैमेज स्टॉक भी है, उसने खुद कहा है क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर मौजूद है। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे जाएं जरा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में याद रखें हमारे जितने परसेंट यूनिट कंप्लीट हो जाते थे ना, हम उतने परसेंट यूनिट लेते थे, कॉस्ट भी उतने परसेंट लेते हैं जितनी कॉस्ट इनकर्ड हो जाती है। तो जो S1 है ना, S1 100% कंप्लीट होने के बाद पता चला, इसका मतलब है इसमें की तो डैमेज यूनिट की कॉस्ट भी टोटल आएगी और यूनिट भी टोटल आएंगी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में 100% अगर कॉस्ट लग गई तो यूनिट 100% पे डिवाइड करेंगे, लेकिन S2 में 60% कंप्लीशन पे पता चला है। S2 में 60% पे पता चला है, इसका मतलब है 40% उसके ऊपर अभी कॉस्ट लगी ही नहीं थी, 60% कॉस्ट लग गई थी। तो जो कॉस्ट है वो हम 60% लेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 22,500 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़े, ये 22,500 नजर आ रहे हैं। इस 22,500 की 60% कॉस्ट तो लग चुकी थी, लेकिन 40% अभी कॉस्ट नहीं लगी थी। तो अगर कॉस्ट नहीं लगी थी तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के तहत हम उसके यूनिट की भी उतनी परसेंटेज निकाल देंगे, क्योंकि उतनी कॉस्ट तो लगनी नहीं है उसके ऊपर। तो डबल हाँ जी, तो डबल टू 500 पे 40% से मल्टीप्लाई करें तो बताएं कितनी अमाउंट है? कितना? सॉरी, 9,000 9,000 यूनिट हम निकाल देंगे क्योंकि इसकी अभी कॉस्ट नहीं लगी। तो हम भी उतने परसेंट यूनिट भी उतने परसेंट लेते हैं, बिल्कुल वही जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस अकाउंट में आपने पढ़ा। डन होगी बात? तो हमारे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितने आ गए? 394,000 और 252,000 माइनस 9,000 243,000 243। 243 तो ये हमारे पास आ गया यूनिट प्रोड्यूस्ड, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस्ड। क्या आ गया? इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक होगी बात? अब हम फाइंड कर लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट का वही तरीका है। टोटल आपके पास 80,000 80 मिलियन है ना, 80 मिलियन कॉस्ट लगी है फिक्स्ड कॉस्ट। S1 पे कितनी पर यूनिट आएगी और S2 पे कितनी आएगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। पर यूनिट चाहे फाइंड कर लो चाहे इन टोटल फाइंड कर लो। 80,000 वही रेशियो का पता है ना, 80 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 394 प्लस 243 का प्लस करें कितना आता है? 637 सॉरी, इनको प्लस करें कितना आ रहा है? 637,000 637,000 37 37। ओके, अब 80,000 को पहले तो आप ये देखें ना, इसके ये तो हमने यूनिट हमारे ये हैं 392 और 342। पहले तो हमने जितने यूनिट प्रोड्यूस किए ना, फिक्स कॉस्ट तो टोटल यूनिट प्रोडक्शन पे आएगी ना, 394,000 प्लस 252,000।
क्योंकि ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है ये वेरिएबल कॉस्ट पर जाएगी, इंपैक्ट करेगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो साल के शुरू में ही लग जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट साल के शुरू में लगती थी। अगर आप गौर करें यहां पर देखें, फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो इसके ऊपर तो सारे 100% यूनिट आएंगे। वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ये 243,000 वाला कॉन्सेप्ट हमने लेना है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट थ्रू आउट द ईयर है। तो मल्टीप्लाई एक दफा करेंगे, मल्टीप्लाई 394,000 से तो S1 की आ जाएगी, और एक दफा 252,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 की आ जाएगी। और ये अमाउंट सारी की सारी इन थाउजेंड्स में गिवन है, तो आप भी इन थाउजेंड्स में कर लें। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल पे इसलिए डिवाइड कर रही हैं, 259,000 माइनस किए बगैर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट साल के शुरू में लग चुकी थी। ठीक है, तो बताएं S1 पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है और S2 पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है? 48793। 48 इन थाउजेंड में कर लो आप भी, क्योंकि आई कैप का जो सोल्यूशन था उसमें थाउजेंड में है। 48793 और S2 की 31207। 31207। ये फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, पर यूनिट नहीं है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। हमें चाहिए, अब देखें सवाल के अंदर अगर आप वापस आओ तो यहां पर देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये चीज आपके पास S1 की और S2 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 431,430, 431,430, और S2 की कॉस्ट है 349,370। ये बड़ा कमाल का सवाल है, सिर्फ इसलिए कि फिक्स कॉस्ट साल के शुरू में लगी है और वेरिएबल कॉस्ट थ्रू आउट द ईयर लगी है, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स दोनों को सेम यूनिट पर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसमें से लेस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में हमने फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेनी होती। हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट आई थी S1 की, ये S1 की फिक्स्ड कॉस्ट है 48793, 31207। तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगी। हाँ जी, बताएं जरा वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई S1 की? 382637। 382,637। और S2 की 318163। 318,163, 318,163। अब हमें चाहिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो याद रखें यहां पर जो यूनिट हमने लेने हैं वो ये वाले लेने हैं, 394,000 यूनिट लेने S1 के, और 243,000 लेने हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट साल के शुरू में नहीं लगी, ये थ्रू आउट द ईयर लगी है। तो जो लास्ट 40% यूनिट्स की वो इक्वलेंट आई है वो इस पर अप्लाई नहीं होगी। तो पर यूनिट के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 394,000 पे, और इसको डिवाइड कर देंगे, वो इन थाउजेंड में ले रहे हैं तो 394 पे, और इसको डिवाइड कर देंगे 243 पे, 252 पे नहीं, 9,000 माइनस करके, तो हमारे पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो बताएं जरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 971। 971, और दूसरे की 1309। 1309। ये है S1 की कॉस्ट, ये है S2 की वेरिएबल कॉस्ट। गॉट इट? ये आएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब हमने, हमारे पास, अब वापस चलते हैं, ये याद रख लेना है 971 और 1309, और हम अपने स्केड्यूल पे चलते हैं जो हमने बनाया था। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट S1 की अमाउंट आई थी 971,
S1 की कितनी आई थी? 971 वेरिएबल कॉस्ट है। 971 ओके होगी बात। जो S2 की कॉस्ट आई है वो कितनी आई? वो कितनी थी? 1039। 1039। जब 309। रेक्टिफाई होगा 1309। लेकिन याद रखें बिफोर डैमेज, डैमेज से पहले कॉस्ट का सिर्फ 60% लगा था। जो S1 है ना वो पूरी कॉस्ट लग चुकी थी, वो पूरी कॉस्ट लग चुकी थी। लेकिन जो S2 की है वो 60% अभी कॉस्ट लगी थी। तो 1309 का भी हमने 60% लेना है। जैसे यूनिट को हमने 60% लिए थे, 40% निकाल दिए थे, बिल्कुल कॉस्ट भी हमने यहाँ पर 60% लेनी है। तो 1309 का 60% ले लें तो कितनी अमाउंट आएगी? 785। 785। ये बात समझ लगी? आप ये ना समझ लेना क्योंकि यूनिट हमने 60% लिए हैं। आप कहेंगे सर आपने तो 40% लिए हैं। 40% माइनस किए थे, बाकी रखे 60% थे, और कॉस्ट भी हमने 40% माइनस करके 60% रखनी है। ठीक है। उसके बाद जो हमारी वो रिपेयर कॉस्ट है, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट या रिपेयर कॉस्ट, अगर हम बिफोर डैमेज करेंगे तो फिर तो रिपेयर कॉस्ट आनी नहीं है, और अगर आफ्टर डैमेज करेंगे तो S1 की रिपेयर कॉस्ट थी 150 और S2 की थी 450। इसकी थी 150 और इसकी थी 450। लो जनाब, हमारे पास आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंस भी वेरिएबल है, क्योंकि 1% जो सेलिंग एक्सपेंस हैं वो सेल्स के ऊपर बेस कर रहे हैं, तो वो भी वेरिएबल है। तो 1% लें जरा, सेल का 1% लेते जाएं। 1136 मल्टीप्लाई बाय 1%, तो ये आ जाएगा 11.36 राउंड ऑफ करके, और 14.20 का 11%, ये इसका 1% लिया जा रहा है, इसका 1% 14, इसका 1% 11, इसका 1% 21। लो जनाब, आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ जी, बताते जाए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। S1 का कितना आ रहा है? 154। 154। और रेक्टिफिकेशन के बाद कितना आ रहा है? 285। 285। फिर S2 का 268। 268, और रेक्टिफिकेशन के बाद 347। हाँ जी, तो क्या ख्याल है, रेक्टिफिकेशन के बाद सेल करें या बिफोर रेक्टिफिकेशन सेल करें? तो दोनों प्रोडक्ट में रेक्टिफिकेशन में ये 285 कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 347 आ रहा है। तो S1 एंड S2 सोल्ड आफ्टर रेक्टिफिकेशन, दोनों को कब बेचना चाहिए? आफ्टर रेक्टिफिकेशन। डन की बात। तो ये सवाल की पहली रिक्वायरमेंट थी, ये सवाल की पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट में है, सवाल की रिक्वायरमेंट बी, डिटरमन द वैल्यू ऑफ डैमेज यूनिट्स इंक्लूडिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी। वैल्यू ऑफ डैमेज यूनिट्स, याद रखें जो वैल्यू ऑफ डैमेज यूनिट्स है वो हमेशा होती है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। एनआरवी क्या होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस सेलिंग एक्सपेंस
एंड एनी रिपेयर एक्सपेंस। रिपेयर एक्सपेंस मैं लिख रहा हूं, कभी डेफिनेशन में नहीं लिखे होते, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो सेल को कंप्लीट करने के लिए लग रहे। ठीक है, और इस कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल नहीं कॉस्ट आती, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट। तो इनमें से जो लोअर होगी हमने उस पे लिखना है, और उसने हमसे सिर्फ डैमेज यूनिट्स के बारे में पूछा। तो जनाब मैं आपको याद होगा कि नहीं याद, शायद हमें इसका लिखने का क्या तरीका है, यहां पर आप लिख देंगे प्रोडक्ट S1 S2, फिर लिख लेते हैं होते होते हैं यूनिट्स, फिर लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट, फिर लिखते होते हैं NRV पर यूनिट, फिर लिखते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। ठीक होगी बात। तो S1 के यूनिट्स कितने हैं, उसने सिर्फ डैमेज यूनिट्स के बारे में पूछा है, तो हम भी सिर्फ डैमेज यूनिट्स के बारे में बताएंगे। तो डैमेज यूनिट्स S1 के कितने हैं, S1 के डैमेज यूनिट्स थे 15,000, और S2 के कितने हैं 22,500। ओके, जो डैमेज यूनिट्स इंक्लूड है। कॉस्ट पर यूनिट हमने फाइंड की हुई है, कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी। हाँ जी, ढूंढ लें जरा, वेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। यहां पर देखें, ये हमारे पास है सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, 971 थी, ये हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 971। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट भी फाइंड कर सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये फिक्स्ड कॉस्ट की वर्किंग हम कर चुके हैं पहले। फिक्स्ड कॉस्ट सॉरी यहां पर की थी, यहां पर देखिएगा जरा, ये फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड की हुई है आपने। पर यूनिट फाइंड कर ले, या तो ऐसा करे ना, पर यूनिट तो यहां से भी आ जाएगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स होती है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है, तो इनको आपस में डिवाइड कर देना तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी। तो फाइंड करें जरा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, 80 मिलियन डिवाइडेड बाय 394 प्लस 252,000, 124। 124, और ये फिक्स है इसलिए सबके लिए फिक्स होगी, बार बार इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक होगी बात। तो आए जरा, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ गई, तो सिंपल इसमें प्लस करेंगे, ये देखिए इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 971 प्लस 124, फिर इसमें प्लस करेंगे 971 प्लस 194, फिर इसमें प्लस करेंगे, फिर इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग और विदाउट प्रोसेसिंग दोनों केसेस में हमने करनी। ठीक होगी बात। तो ये याद रखना, और इन सब में 124 प्लस करते जाओ, 124 प्लस करते जाओ, तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ओके होगी बात। तो अब हम चलते हैं जरा, हम भी इसको दो केसेस में साथ साथ करेंगे, 15,000 और 22,500। जो मैंने रेड लिखा है ना, ये है रेक्टिफिकेशन वाला, और 15,000 है डैमेज वाला। ठीक है, तो मुझे बताओ कॉस्ट पर यूनिट जो आ रही है, S1 की कॉस्ट पर यूनिट 971 प्लस 124,
प्लस करें कितनी One अमाउंट आ गई? 1095. 1095। और इसमें तो दोनों केसेस में यही होगी, डैमेज के केसेस में भी यही होगी 1095। ठीक है, क्योंकि इसके तो 100% कंप्लीट है ना इसकी कॉस्ट। अब आप ऐसा करें कि मुझे बता दें उसकी कॉस्ट S2 की। एक कॉस्ट थी 786 प्लस 124 करें, 786 प्लस 124 910. 910, ये हो जाएगी डैमेज के केस में। ठीक है, और बगैर डैमेज के बता दें 1433. 1433। 1433, ये दो सवाल हैं 1433। ये जो मैंने रेड कलर में किया है ये है यानी डैमेज, और जो ब्लैक किया है ये है रेक्टिफाइड। मैं लिख भी देता हूं, ये है रेक्टिफाइड दोनों का, ये भी रेक्टिफाइड, और जो रेड में लिखा हुआ ये डैमेज है। अब हमने देखते हैं एनआरवी। एनआरवी क्या है? सेलिंग प्राइस प्लस सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग प्राइस प्लस सेलिंग एक्सपेंस। अब आप खुद देखें, मेरे पास सेलिंग प्राइस है, सबकी सेलिंग प्राइस ऊपर गिवन है, उसी चीज पे चलते हैं हम वापस। ये देखें सेलिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस सबकी, ये जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये सबकी सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग एक्सपेंस नहीं होता, सेलिंग एक्सपेंस जो है वो भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये है सेलिंग एक्सपेंस इसके, ये है सेलिंग, ये दोनों सेलिंग एक्सपेंस हैं। रिपेयर करने की कॉस्ट भी सेलिंग एक्सपेंस, और जो सेलिंग एक्सपेंस आने हैं वो भी। और इसके सेलिंग एक्सपेंस से 1% बस, इसको रिपेयर करने का भी एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस है, और दूसरा भी। तो लो जनाब, इसमें से ये माइनस करोगे एनआरवी आ जाएगा, इसमें से ये दोनों माइनस करोगे एनआरवी आएगा। इसकी एनआरवी ऐसे आएगी, तो इसकी एनआरवी ऐसे आएगी। आप जरी पहले कैलकुलेटर पर इसको फाइंड करके लिखने, फिर मुझे बता देना। 1136 माइनस 11, ये एनआरवी आ जाएगी बिफोर डैमेज की। फिर 1420 माइनस 150 माइनस 14, ये एनआरवी आ जाएगी रेक्टिफाइड की। फिर आप लिखें 1064 माइनस 11, ये एनआरवी आ जाएगी S2 के डैमेज की। और 2127 माइनस 450 माइनस 21, ये एनआरवी आ जाएगी दूसरी की। हाँ जी, अगर आपने नोट एनआरवी कर ली तो सबसे पहले मुझे ना रेक्टिफाइड की एनआरवी बतानी है, रेक्टिफाइड की S1 की 1125. 1125। और फिर मुझे बताना है S2 की रेक्टिफाइड 1053. 1053। अब आप मुझे बता दें दोनों की एनआरवी जो डैमेज है, S1 के डैमेज की, उनमें से मजीद 150 माइनस कर देते हैं। कितनी आ रही है? 1256. 1256 S1 की, और दूसरे की 1656. 1656। लो जनाब, आपने इसको रिकॉर्ड करना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो सबसे पहले ये आपके पास कॉस्ट है, ये है हमारी कॉस्ट, ये है हमारी एनआरवी। किस पे लिखेंगे 15,000 यूनिट्स को, कॉस्ट पे या एनआरवी पे? 105 कॉस्ट पे, तो 15,000 को 1095 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा? 15,000 को 16425. 16425 000. फिर हमने पहले हम ये इसको कर लें रेक्टिफाइड को 1433 और 1053। हमने लिखना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे।
तो 22,500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1053 से। करो जरा मल्टीप्लाई लोअर पे। सर रेक्टिफाइड की 1656 है और डैमेज की 1053 है। नहीं, मुझे इससे 22,500 को मल्टीप्लाई कर दे 1053 से। 2369 23 69 2500। लोअर पे करना है ना, तो 22,500 को 1053 से मल्टीप्लाई करना है, 1053 से। सर 1053 डैमेज की है, 1656 है। अच्छा 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 अच्छा, ये उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। कॉस्ट की बात कर रहे हो? अच्छा, ये रेक्टिफाई है, ये डैमेज है, तो मुझे एनआरवी लिखवा दें। रेक्टिफाइड की एनआरवी दोबारा बताइएगा। 1656 और डैमेज की कितनी है? 1053। 1053। ठीक होगी बात। चलें अब दोबारा फिर आ जाएं। अब इससे फिर तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22,500 को 1433 से मल्टीप्लाई करते हैं। 322 42500। 322 42500। 42500। अब इनमें से किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? लोअर पे। तो 15,000 को 1095 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो वैसे ही आ जाएगा 42500। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 910 से। तो 22,500 को 910 से मल्टीप्लाई करके दे दें। 2047500। 20475। लो जनाब, तो ये उसने पूछा था कि अगर डैमेज हो जाएगा तो हम S1 को इस पे रखेंगे और S2 की ये कॉस्ट रखेंगे, और अगर डैमेज नहीं होगा तो हमारा ये आंसर। ठीक होगी बात। तो ये उसने लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का कॉन्सेप्ट भी हमसे पूछा। मेन क्या था, हर किसी की कॉस्ट फाइंड करनी थी और एनआरवी।